हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे से अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी जान रहे हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम 3 अप्रैल से स्टार्ट होना है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कि कमेंट पे कमेंट कर रहे थे, कह रहे थे कि मैम हमें बीकॉम सेमेस्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवा दीजिए जो कि हम लोग के एग्ज़ाम में कुछ हेल्प मिल पाएगा। तो आप लोगों के कमेंट्स को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करवा दे रही हूँ फ्रेंड्स, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट किए तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल पाएगा। फ्रेंड्स, कुछ दिनों से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रही थी बिकॉज कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से, बट अब मैं आप लोगों को मैं रेगुलर वीडियो देने का प्रयास करूँगी जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो आज यह वीडियो आप लोगों का पार्ट 1 है बिजनेस लॉ का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या है, इसके इंट्रोडक्शन एंड डिफिनेशन को हम लोग बहुत ही डीप में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को मैं आगे बढ़ाती हूँ। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बात और फ्रेंड्स, आप चाहे तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाके पीके कॉमर्स स्टडी सर्च करके आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप लोग की यूनिवर्सिटी कॉलेज से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई अपडेट होता है तो मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करने का प्रयास करती हूँ। और इस वीडियो के PDF भी मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी। आप लोग वहाँ से भी अच्छे से आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चंस को। चलिए वीडियो को मैं आगे बढ़ाती हूँ। सबसे पहले हम लोग समझेंगे फ्रेंड्स कि भारतीय अनुबंध संविदा अधिनियम क्या होता है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट अधिनियम बनाए जाते हैं एक्ट, वो क्या होता है और ये किसके द्वारा बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो अधिनियम भारत में लागू किए जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तैयार किया जाता है, उसके बाद लागू किया जाता है। सभी चीज़ों का कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो उनमें से ही एक यह भी एक्ट है जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू किया गया है। तो जानेंगे कि यह एक्ट क्या होता है। प्रसंविदा अधिनियम। प्रसंविदा अधिनियम सारे व्यापारिक लेन देन का आधार है, यानी कि ये जो अनुबंध बनाया गया है ये एक व्यापारिक लेन देन के आधार पर जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है लोगों के बीच में, और बाद में उन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हीं के प्रोटेक्शन के लिए यह एक्ट को लाया गया है। तो देखिए, यह जो एक्ट है ये एक अनुबंध है, यानी कि व्यापारिक लेन देन का आधार है एक अनुबंध। कानून की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट के बीच में लोगों के बीच में मतभेद पैदा होने लगते हैं, तो उसी के लिए एक नियम बनाया गया ताकि दो लोगों के बीच में किसी तरह का कोई अनबन हो तो उससे निपटा जा सके कानूनी तरीके से। तो जब किसी वाणिज्यिक समझौते के अंतर्गत अधिकार या उत्तरदायित्व उत्पन्न होते हैं तो उनको कानूनी रूप दिया जा सके, इसीलिए इस एक्ट को लाया गया है। तो यह एक्ट कौन सा एक्ट है? तो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, यानी कि द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट के नियमों को लागू किया जाता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 को भारत में कब लागू किया गया था, ये क्वेश्चन आप लोग के 1 नंबर के क्वेश्चन में या 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 को भारत में कब लागू किया गया था। तो 1 सितंबर 1872 में लागू किया गया था। इसमें प्रारंभिक अवस्था में कुल कितनी धाराएं थी? तो आप लोगों के कुल 266 धाराएं थी। और कितने अध्याय थे, यानी कि कितने चैप्टर थे? तो 11 अध्याय थे। तब इसमें माल विक्रय तथा साझेदारी अनुबंधों संबंधी प्रावधान भी सम्मिलित थे, यानी कि जब ये अधिनियम को लागू किया गया था तब टोटल 266 धाराएं थी और 11 अध्याय थे। उसमें से माल विक्रय यानी कि गुड्स सेल्स एंड पार्टनरशिप के भी कॉन्ट्रैक्ट के प्रावधान को शामिल किया गया था, किंतु व्यावसायिक क्रियाओं के विस्तार के परिणाम स्वरूप इन अनुबंधों से संबंधित धाराओं को किससे जोड़ा गया था? तो 76 से लेके 123 धारा तक और 239 से 266 को निरस्त कर वर्ष 1930 में माल विक्रय अधिनियम तथा वर्ष
1932 में साझेदारी अधिनियम बना दिया गया। वर्तमान में भारतीय अनुबंध अधिनियम की विषय वस्तु निम्न प्रकार है। तो कौन कौन से नियम कब कब है और किन के लिए है, इसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो देखिए, यहाँ अनुबंध के सामान्य सिद्धांत तथा अर्ध अनुबंध यानी कि क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट जो किया जाता है या फिर अनुबंध किया जाता है, वो कौन से धारा के अंतर्गत आता है, तो 1 से लेके 75 धारा के अंतर्गत किए जाते हैं। और सेकंड आता है कि हानि रक्षा तथा गारंटी अनुबंधों संबंधी प्रावधान जो होता है वो 124 से 147 के बीच में किया जाता है। थर्ड नंबर में आ जाता है निक्षेप तथा गिरवी अनुबंधों संबंधी प्रावधान जो होते हैं वो 148 से लेके 181 तक में किया जाता है। और एजेंसी अनुबंधों संबंधी जो प्रावधान है वो धाराएं 182 से 238 तक के बीच में किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे 1872 के डिफिनेशंस, यानी कि अधिनियम 1872 का अर्थ क्या होता है। भारतीय प्रसंविधा अधिनियम 1872 के अनुसार प्रसंविधा की परिभाषा ऐसा ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो। इस परिभाषा के 2 भाग हैं, यानी कि ऐसा एग्रीमेंट 2 लोगों के बीच में होना चाहिए जो कि राजनियम यानी सुप्रीम कोर्ट के जो भी नियम बनाए गए हैं, एक्ट बनाया गया, उसके नियमों को फॉलो करना चाहिए, तभी यह अनुबंध वैध माना जाएगा। पहला, यह ठहराव एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा कि ठहराव राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय होना बहुत जरूरी है। यानी कि फ्रेंड्स, इस अधिनियम के अंतर्गत यह बताया गया है कि अगर 2 लोगों के बीच में किसी तरह का कोई ठहराव किया जाता है तो वो ठहराव पहला क्या होगा, या एक ठहराव होना चाहिए। किसी तरह का कोई भी अनुबंध किया जाता है तो एक एग्रीमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, एग्रीमेंट होना इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा यह कि ठहराव राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय होना चाहिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसके नियमों एवं रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए, तभी यह अधिनियम मान्य होगा। ठहराव का क्या अर्थ होता है? ठहराव का अर्थ है कि 2 पक्षों का दिल सौदे की शर्तों पर मेल खा गया है, क्योंकि विधि लोगों के दिलों को झांक कर नहीं देख सकता है। इसीलिए ठहराव का अनुमान उन दोनों के वचनों अथवा आचरण से लगाया जा सकता है। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बताया गया है कि ठहराव हमेशा 2 लोगों के बीच के आपसी सहमति के माध्यम से ही किया जाता है। अगर 2 लोगों की आपसी सहमति नहीं होगी तो यह ठहराव वैध नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो एग्रीमेंट होता है लोगों के दिलों को झांक कर नहीं देख सकती है। इसलिए ठहराव का अनुमान उन दोनों के वचन अथवा आचरण से ही लगाया जाता है, यानी कि जो एग्रीमेंट किया जाता है लिखित रूप से किसी कागज पे हस्ताक्षर करवाकर किया जाता है। ठहराव आपसी समझौते का प्रतीक है, यानी कि जो एग्रीमेंट किया जाता है दोनों व्यक्ति एक दूसरे के साथ काम करने के लिए तैयार होते हैं, एक दूसरे का हस्ताक्षर करते हैं उस पेपर पे। तो यहाँ पे उस एग्रीमेंट से यह पता चलता है कि ये दोनों व्यक्ति आपसी सहमति से कार्य करने के लिए खुशी खुशी कार्य करने के लिए तैयार हैं। तो एक बात और आवश्यक है कि आपसी समझौते में दोनों में कोई काम करने या ना करने के लिए वैधानिक दायित्व अथवा जिम्मेदारी यानी कि ऑब्लिगेशन अवश्य पैदा होनी चाहिए, यानी कि जो कार्य करेंगे दोनों अपनी सहमति से करेंगे, एक समझौते के साथ करेंगे और अपनी खुशी से करेंगे। आगे आ जाता है, यदि ठहराव कोई पैदा ना करे तो यह राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हो सकता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए राजी ना हो तो यह राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होगा। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से यहाँ समझाया गया है कि उदाहरण में दिया गया है कि 2 व्यक्तियों का सैर को सिनेमा जाने का समझौता सामाजिक मामलों से संबंधित है। ऐसा ठहराव अथवा समझौता राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होगा। यानी कि जैसे कि 2 लोग आपस में सहमति बनाए कि चलो आज हम लोग चलते हैं सिनेमा देखने के लिए, तो कोई ज़रूरी नहीं है ये दोनों के बीच में
एग्रीमेंट होना हो, क्योंकि ये प्रेजेंट में तुरंत इसे करना है, इसे मन करे तो ये जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। तो ये ठहराव जो हुआ वो नियमों को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए ये समझौता ठहराव नहीं माना जाएगा। ऐसा ठहराव अथवा समझौता राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, इसलिए प्रसंविदा नहीं है, यानी कि इसलिए यह एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। अर्थात समस्त सामाजिक समझौते राजनियम द्वारा प्रवर्तित नहीं कराए जा सकते हैं, इन्हें अनुबंध नहीं कहा जा सकता। यानी कि कोई भी चीज़ अगर दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे से कुछ कार्य करने के बारे में सोचे और फिर बाद में मुकर गए, तो ये जरूरी नहीं कि बात बात पे कोई भी चीज़ पे अनुबंध ही हो या फिर एग्रीमेंट भी हो। यानी जनरली अगर हम लोग दो व्यक्ति हैं आपस में मिल गए, किसी चीज़ को करने की इच्छा रखें और फिर नहीं किए, तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों के बीच में तुरंत अनुबंध ही हो जाए। उसके लिए कुछ एक गोल होता है, कोई जैसे कि बिजनेस हो सकता है, पार्टनर के रूप में किया जाता है, तो वहाँ पे एक गोल सेट किया जाता है, उसके बाद ही लोगों की सहमति से वो कार्य को पूरा करने के लिए एग्रीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है शून्य और शून्य जीव प्रसंविधि, यानी वॉइड एंड वॉइडेबल्स कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि प्रसंविदा सदैव एक ठहराव पर आधारित होता है, परंतु एक प्रतीत होने वाला प्रसंविदा हमेशा ही एक वास्तविक प्रसंविदा नहीं होता है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष से कपट किया हो अथवा और किसी कारण से वास्तविक सहमति नहीं मिल सकी हो अथवा दोनों पक्ष प्रसंविदा करने की क्षमता ना रखते हो, तो इस तरह से सब दशाओं में वास्तव में ठहराव हो ही नहीं पाता है और मान्य प्रसंविधि के एक तत्व का अभाव रहता है। यानी कि अगर दोनों व्यक्तियों के बीच में किसी तरह का कोई सहमति नहीं बनता है और ठहराव करना चाहता है, तो ये ठहराव नहीं माना जाएगा, ये कोई किसी तरह का कोई अनुबंध नहीं हो पाएगा, तो इसे शून्य यानी कि शून्य हो जाते हैं, ये वॉइड हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इधर, जो प्रसंविदा राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होता है उसे शून्य कहा जाता है। एक शून्य प्रसंविदा का कोई वैधानिक प्रभाव नहीं होता है, इसे ही किसी भी पक्ष को ना तो कोई अधिकार ही प्राप्त होता है ना ही कोई दायित्व, अविवेक द्वारा ही किया जाता है, ठहराव शून्य हो जाता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही अच्छे से समझे भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 को। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।